हम लोग हुमायूं के बारे में देखते हैं। 1530 से 40 तक शासनकाल था। 1555 से 56 तक इन्होंने शासन किया। इनके ब्रदर कौन कौन थे? कमरान, हिंदल और अक्सारी। इनका ये जो है अपने ब्रदर को बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये इनके ब्रदर जो है जस्ट इसके अपोजिट नहीं उतना प्यार करते थे। ठीक है, और इन्हीं के कारण माना जाता है कि इनका डिफीट भी हुआ था 2 युद्ध में, जो कि कौन कौन है बताऊँगा। 1539 में बैटल ऑफ चौसा होता है और 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम और कनौज होता है। दोनों जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है और दोनों में जीत भी जो है शेरशाह सूरी का होता है। अब जब 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम और कनौज होता है, ठीक है, उसके बाद जो है ये ईरान चले जाते हैं, ठीक है, एक अपने रिलेटिव के पास, और वहाँ पर वो 12 साल बिताते हैं एक्साइल में। एक्साइल उसको बोला जाता है जो कि आप अपने घर से दूर है, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्साइल। ठीक है, जैसे अब देखिए उन्हीं फिर जो है शेरशाह सूरी जो है 1545 में मर जाता है। तो उनके मरने के बाद जो 1555 में ये फिर जो है इंडिया पर आक्रमण करते हैं। अपने ब्रदर्स को जब जान चुके होते हैं कि मेरा ब्रदर ही जो है मेरे साथ बहुत देशद्रोही कर रहा है, मेरे साथ ये धोखा कर रहा है, तो ये अपने ब्रदर्स और अफगान्स जो थे उन सबको मार देते हैं। उसके बाद जो है ये फिर से इंडिया आते हैं, आक्रमण करते हैं और जीतते हैं। ये 1556 में डेथ हो जाता है इनका, और इनका जो है दिल्ली में मकबरा है। ठीक है, इनका तो पूछा जाएगा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में, और सॉरी बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुमायूं नामा, इन पर एक बायोग्राफी लिखा गया था जो कि गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो कि इनकी सिस्टर भी थी। तो गुलबदन बेगम ने कौन सा बुक लिखा है, तो हुमायूं नामा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दीन पनाह इन्होंने बनाया था दिल्ली में, जिसको कि सेकंड कैपिटल भी बोला जाता है। दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया था, तो हुमायूं ने। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सूर अम्पायर। सूर अम्पायर के फाउंडर कौन थे? शेरशाह सूरी। एज हम लोग देख चुके हैं कि 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम और कनौज होता है, जिसमें कि शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। उसके बाद जो है दिल्ली में शासन ये करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो है हसन खान के बेटे थे, जो कि जागीरदार थे सासाराम के। हसन खान कौन थे? सासाराम एक बिहार में जगह है जिसके कि जागीरदार थे हसन खान, और उसी के बेटे थे शेरशाह सूरी। इन्होंने ज़बरदस्ती और इलीगली जो है थ्रोन को हजरत इला जिसको बोला जाता है उसको अपना लिया था। ठीक है, इलीगल ढंग से। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो है चुनार को जीत जाते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि जो चुनार फोर्ट था उसके जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उसकी जो वीडो थी लाड मालिका जो नाम था, मतलब गवर्नर जो है उसके मर जाते हैं, उसके बाद वीडो जो बचती है लाड मालिका, उससे वो शादी कर लेते हैं। तो सिंस ये चुनार फोर्ट की थी, लाड मालिका उससे शादी कर लिए, तो चुनार को ये जीत लेते हैं इस तरह से। 1539 में ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हुमायूं को जीत जाते हैं, मतलब हुमायूं को हरा देते हैं बैटल ऑफ चौसा में। ठीक है, और यहीं पर ये अपना टाइटल एज्यूम करते हैं शेरशाह। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा शेरशाह जो है टाइटल कब एज्यूम किए, मतलब कब अपना टाइटल शेरशाह बोले, तो कब होगा? बैटल ऑफ चौसा के बाद जो है एज्यूम करते हैं टाइटल, बैटल ऑफ चौसा जीतने के बाद। बैटल ऑफ कनौज और बेलग्राम कब हुआ? 1540 में। इसमें भी हुमायूं को भगा दिया। उसके बाद तो हुमायूं जो है 12 साल एक्साइल में रहता है ईरान में। आगे देखते हैं, इन्होंने मालवा जीता, रैंथम्बोर जीता, रेजिन जीता, मारवाड़, चित्तौड़ और कलिंजर भी जीता 1545 में। और कलिंजर को जीतने के क्रम में इनकी मृत्यु हो जाती है, और कलिंजर जीतते जीतते इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने रुपया कॉइन को जो है इशू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो कि कोलकाता से पेशावर तक है, किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। आगे हम लोग देखते हैं, पीजन को पट्टा दिया जाता था जिसको कि टाइटल डीड बोलते हैं, और काबूलियत भी दिया जाता था जिसको कि डीड ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं। अभी ज़मींदारी सिस्टम को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, और देखते हैं कि पुराना किला जो है दिल्ली में, उसका भी निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराना किला वाला, ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, रुपया हो गया, ठीक है, टाइटल डीड जिसको पट्टा बोलते हैं, काबूली डीड ऑफ एग्रीमेंट, और इनका जो है मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। तो याद रखिएगा, सासाराम में इनका मकबरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आगे सक्सीड कौन किया? आगे आने वाले उत्तरदायी कौन है? इस्लाम शाह, फिर मोहम्मद आदिल शाह, जिसके कि हिंदू जर्नल जो थे, कौन था? हेमू, जो कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जिसको कि हरा देता है बैरम खां, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो मोहम्मद आदिल शाह का नाम याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे जो है अकबर का शासनकाल है। अकबर कौन थे? हुमायूं के जो है इल्डेस्ट सन थे, ठीक है, मतलब बड़े बेटे थे। इन्होंने अपना टाइटल 14 साल के एज में इन्होंने अपना टाइटल लिया, जो कि बहुत बड़ा है याद करने के लिए, लेकिन याद हो जाएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ठीक है, इनका टाइटल है, जो कि इन्होंने 14 साल के एज में लिया। इनके रीजेंट कौन थे, मतलब इनके जगह पे कौन थे? राजा तो यही थे, लेकिन सिंस ये बहुत छोटे थे, राजगद्दी संभालने के लायक नहीं थे, इसलिए इनके लिए एक रीजेंट रखा गया, जिनको कि बोला बैरम शाह, जो कि इसके टीचर भी थे, ठीक है, तो उन्हीं को रीजेंट नियुक्त किया गया। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है हम लोग देखते हैं इन्हीं के कार्यकाल में होता है 1556 में। ऑलरेडी मैंने बताया कि मोहम्मद आलम शाह के जो हिंदू जर्नल थे हेमू, वो जो है, और बैरम खान जो कि अकबर के रीजेंट थे, उनके बीच में ये युद्ध होता है, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड वाला 1556 में, जिसमें कि हेमू जो है मारा जाता है। और हेमू को हाँ मारा भी जाता है, बैरम खान जो है सर धड़ से अलग कर देते हैं, मतलब बी हेड कर देते हैं हेमू को। और हेमू जो है यहाँ पर हेमू का यहाँ पर हार हो जाता है, और अकबर जो है फिर से आगरा और दिल्ली का जो है ऑक्युपाई कर लेते हैं। 1560 साल के एज में, जब उनका एज जो है 18 साल था, ठीक है, 1556 में जब युद्ध हो रहा होता है, तब उनका एज कितना था? 14 साल। और उसी में उन्होंने टाइटल भी लिया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ठीक है। 1560 में जब 18 साल एज होता है, तो बैरम खान, सिंस अब ये 18 साल के हो गए थे, तो बैरम खान का जो रीजेंसी है वो रिमूव कर दिया जाता है, और अकबर ही सारे डिसीजन लेते हैं, फिर से अकबर ही मतलब महामहिम और किंग बन जाते हैं, ठीक है। महम, आगरा, आदम खान, जनता, ये सब जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। फिर फायर्स डिफेंस अंडर राणा उदय सिंह और राणा प्रताप, इनके कार्यकाल में क्या था कि राजपूत किंगडम जो था, जिसके कि ये थे राणा उदय सिंह जो थे राजपूत, मीन्स राजपूत किंग जो थे, राणा प्रताप जो है, उनके अंदर इनको बहुत सारा डिफेंस करना पड़ा, मतलब छोटे मोटे आक्रमण होते रहते थे। राणा उदय सिंह, छोटे नहीं बड़े बड़े आक्रमण ही होते रहते थे राणा उदय सिंह और राणा प्रताप के कार्यकाल में, ठीक है। राणा प्रताप जो है राणा उदय सिंह, आगे राणा उदय सिंह के कार्यकाल में 1537 से 72 तक इन्होंने डिफेंस किया, फिर से 1572 से 97 तक राणा प्रताप के कार्यकाल में किया, ठीक है। इनका जो है शादी कर लेते हैं हरक्का बाई से, जो कि भरमल और बिहारी मल जिनको बोला जाता है, ठीक है। बिहारी मल कौन थे? तो अमेर के कछवा राजपूत थे। तो अमेर के कछवा राजपूत जो है, ठीक है, बिहारी मल, उनकी बेटी से इनका शादी होता है, और उनकी बेटी का क्या नाम रहता है? हरक्का बाई, ठीक है। तो बिहारी मल की बेटी का नाम हरक्का बाई। हरक्का बाई किसकी बेगम बनी या बीवी बनी? तो अकबर की, ठीक है। 1562 में ये शादी करते हैं। आमेर उस समय क्या था? तो जयपुर का कैपिटल था। चलिए देखते हैं अब आगे हम लोग देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध होता है। आज हम लोग मैंने बता चुका है कि राणा प्रताप भी जो थे, जिनके जो कि अकबर के शासनकाल में बहुत सारा ये इनको फायर डिफेंस करना पड़ा था, ठीक है। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1556 ईस्वी में, ठीक है। मतलब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 के 20 साल बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है, राणा प्रताप और मान सिंह के द्वारा। मान सिंह भी राजपूत रूलर ही थे, लेकिन ये जो है मुग़ल आर्मी को लीड कर रहे थे, और लेकिन मान सिंह जो है अकबर के तरफ से थे, ठीक है। ये भी आमेर के थे। इसमें हम लोग देखते हैं कि राणा प्रताप जो है हार जाता है, और लेकिन फिर भी जो देखते हैं हम लोग कि बाद में भी जो है ये फिर कहीं कहीं वन में रहते हैं, ठीक है, वन में निवास करते हैं, और ये अपना स्ट्रगल जो है जारी ही रखते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं फिर जो है सुप्रीमेसी, सारे राजपूत रूलर ने भी सुप्रीमेसी अकबर को एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सेप्ट कौन कौन से? राणा प्रताप और उसके सन जो थे अमर सिंह, जो कि सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ के, और मेवाड़ का कैपिटल उस समय क्या होता था? चित्तौड़, ठीक है। मतलब राणा प्रताप और अमर सिंह को छोड़कर बाकी सारे ने अकबर के सुप्रीमेसी को, कि मतलब अकबर हाँ राजा है मेरा, वो सबको स्वीकार कर लिया था। तो ये दोनों राजपूत रूलर को छोड़ के बाकी सब ने ये कर लिया था,
स्वीकार कर लिया था कि अकबर ही हमारा राजा है। इन्होंने एक नया धर्म लाया जो कि दीन इलाही, और जिसको कि नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया, ये देख सकते हैं दीन इलाही, जिसको कि बीरबल ही था वनली हिंदू जो कि फॉलो किया इस रिलीजन को। मतलब सिर्फ बीरबल, अकबर बीरबल की कहानी भी हम लोग सुनते हैं बहुत सारे, तो बीरबल जो इनके फेवरेट थे उन्होंने ही इनके इस रिलीजन को फॉलो किया। फतेहपुर सिकरी बनवाया, आगरा फोर्ट बनवाया, लाहौर फोर्ट बनवाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली इन्होंने ही किया था, बनवाया था। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन भी पूछ सके, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली किसने बनवाया? तो अकबर के शासनकाल में बना था। ठीक है, फतेहपुर सिकरी किसके याद में बनाया था? शेख सलीम चिश्ती के, जो कि एक सूफी सेंट थे। अब हम देखते हैं इनके राज में जो है 9 ज्वेल्स थे, जिसको कि 9 रत्न भी बोला जाता है। पहला कौन थे? बीरबल, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। अबुल फजल, जो कि स्कॉलर और स्टेट्समैन थे। फैजिल, स्कॉलर और स्टेटमैन थे, अबुल फजल के भाई थे ये। राजा टोडरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते थे। ठीक है, भगवान दास, जो कि मान सबदार थे, भारमल के बेटे थे। ठीक है, मान सिंह, जो कि मान सबदार थे, ग्रैंड सन ऑफ भारमल थे। तो देखिए भारमल के जो बेटे थे वो भी मान सबदार थे और ग्रैंडसन भी मान सबदार थे। ठीक है, एक मान सिंह और एक भगवान दास। अब आगे हम लोग देखेंगे। फिर तानसेन थे, जो कि म्यूजिशियन थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, आप भी जानते हैं, ये हिंदू पोएट थे और स्टेट्समैन थे। ये बहुत मतलब फेमस पोएट थे और ये बहुत फेमस म्यूजिशियन थे तानसेन। मुल्ला दो प्याजा थे, जो कि 9 रत्नों में से एक थे। उसी समय रामचरितमानस का जो है रचना किया था किसने? तुलसीदास ने। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं रामचरितमानस, तुलसीदास। रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन्हीं के शासनकाल में कहा जाता है अकबर का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे साम्राज्य को ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। ऑलमोस्ट ओवर ऑल इंडिया को इन्होंने कवर कर लिया था, इसीलिए इनको रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बोला जाता है। अब देखते हैं, इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया था। मतलब रिलीजन और पॉलिटिक्स का कोई ये नहीं, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा कि रिलीजन है, ये हिंदू है तभी वो पॉलिटिक्स करेगा, मुस्लिम है तभी पॉलिटिक्स करेगा, राजपूत है तभी पॉलिटिक्स करेगा। तो इन्होंने अलग कर दिया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि बीरबल जो है मर जाता है बैटल ऑफ, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बैटल जो है यूसुफ जाई ट्राइब के साथ एक बैटल होता है बीरबल का, जिसमें कि इसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए 1586 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के 10 साल बाद। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? 1556 में, राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। और जीतता कौन है? मान सिंह जीतता है। ठीक है, अबुल फजल जो है वीर सिंह के द्वारा, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा मर्डर किया जाता है। एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज था इनके कार्यकाल में, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी था पर्शियन था। मतलब कोई भी ऑफिस का आपको काम करना है, जैसे अभी के ऑफिस के काम क्या रहते हैं कि आधार बनवाना है, तो ये सब हिंदी लैंग्वेज में उपलब्ध है। लेकिन पहले अगर जो ऑफिशियल काम करना है तो अकबर के शासनकाल में पर्शियन लैंग्वेज आपको आना चाहिए, पर्शियन लैंग्वेज में ही होता था कोई भी ऑफिशियल काम। अब देखते हैं अकबर का बेटा जो है जहांगीर फिर शासनकाल में आया। ये 1605 से 1627 तक रहे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शासन करने वाला मुग़ल एम्पायर कौन था? अकबर। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। इनको सलीम और शेखो बाबा भी बोलते हैं। ठीक है, जहांगीर को इन्होंने 12 ऑर्डिनेंस का इशू किया था। ठीक है, इन्होंने जंगीर आदल, जिसको कि चेन ऑफ जस्टिस बोलते हैं, जस्टिस का चेन आगरा फोर्ट पे रॉयल जस्टिस के लिए किया था, जिसको कि इस्टेब्लिश किया था। मतलब जंजीर आदल किसने इस्टेब्लिश किया था? तो जहांगीर ने। मेन इनका नाम याद रखिएगा, सलीम और शेखो बाबा किनको बोलते हैं? तो जहांगीर को। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं 1611 में ये नूर जहाँ, जिनको कि मेहरुन्निसा बोलते हैं, उनसे वो मैरिज कर लेती हैं। ठीक है, मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, और नूर जहाँ कौन थे? शेर अफगान जो थे उसकी वीडो थी। और शेर अफगान कौन था? पर्शियन नोबल मैन ऑफ बंगाल था। तो 1611 में जो है ये मैरिज करते हैं नूर जहाँ मेहरुन्निसा, जिसको कि पतशाह बेगम के नाम से भी जाना जाता है। तो नूर जहाँ का कितना नाम हो गया? एक तो नूर जहाँ, मेहरुन्निसा और पतशाह बेगम। ठीक है, और ये कौन थी? वीडो थी शेर अफगान के। शेर अफगान कौन था? नोबल मैन था बंगाल का, याद रखिएगा। ठीक है, मेन इनका नाम याद रखिएगा, नूर जहाँ, मेहरुन्निसा, पतशाह बेगम। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग देखते थे कि ये इशू किए थे क्वाइन, क्योंकि नूरजहाँ को ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए ये क्वाइन इशू किए थे ज्वाइंटली इन नूरजहाँ नेम और अपने नाम।
मतलब नूरजहाँ और जहांगीर के नाम में इन्होंने इशू किया कॉइन को। ठीक है, ये इन्होंने मनमती से शादी किया, जगत गाई दोसाई जोधाबाई से, मारवाड़ जो है कछवा प्रिंसेस थी। तो जोधाबाई से शादी किसने किया? तो मनमती जोगित गोसाई या जोधाबाई भी बोला जाता है, उस जो कि कछवा प्रिंसेस थी, उनसे भी शादी किया किसने? तो आप लोग जान ही रहे हैं, जहांगीर ने। ठीक है, कैप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये दोनों क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1608 में क्या हुआ था? विलियम हॉकिंस जो है, ठीक है, ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1608 में जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के कोर्ट में आते हैं कि हमको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करना है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाना है भारत में उसके थ्रू। और थॉमस रो जो थे, जो कि एम्बेसडर थे किंग्स जेम्स प्रथम के, उस समय इंग्लैंड के जो किंग थे वो जेम्स प्रथम, और उसके एम्बेसडर थे थॉमस रो, वो भी जो है जहांगीर के कोर्ट में आए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि थॉमस रो जो कि एम्बेसडर थे किंग्स जेम्स वन के, ठीक है, किसके कोर्ट में आए थे? जो जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कि अमर सिंह ऑफ मेवाड़ को जो है पॉलिटिकल ट्रम्प मिलता है यहाँ पर 1615 में, मतलब पॉलिटिकली वो जीत जाते हैं। इन्होंने कांगड़ा जीता, ठीक है, पार्ट ऑफ जो कि अहमदनगर था। ठीक है, मलिक अंबर सीडेड बैक टू मुगल एट द टेरिटरी, मतलब मलिक अंबर जो है पीछे हट गया मुगल टेरिटोरी ऑफ बालाघाट से। खुसरो खान जो है इसके सन थे, 1605 में हम लोग देखते हैं खुसरो खान जो कि इसके सन थे। ठीक है, पैट्रोनेज ऑफ फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर। तो खुसरो खान जो कि इसके सन थे और पांचवें सिख गुरु जो कि अर्जुन देव थे, ये दोनों ने मिलकर जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन देव को डेथ का सेंटेंस मतलब डेथ करार दे दिया गया, कि मृत्यु दंड दे दिया गया बाद में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अर्जुन देव सिख के पांचवें गुरु जो थे वो किसके शासनकाल में रिवोल्ट किए थे? तो जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किए थे। ठीक है, और उसके बेटे जो जहांगीर का बेटा था खुसरो खान, उसके साथ मिलकर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि खुर्रम, जिसको कि शाहजहाँ भी बोला जाता है, और महावत खान मिलिट्री जनरल ऑफ ऑल्सो रिपोर्ट, मतलब ये शाहजहाँ जो है, जो कि नेक्स्ट रूलर आएगा बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो शाहजहाँ और महावत खान ये भी जो है ये दोनों एक होकर रिवोल्ट करते हैं जहांगीर के खिलाफ। और इनका ऑटोबायोग्राफी जो है ये पर्शियन में लिखा गया है, जिसको कि बोलते हैं तुजी के जहांगीर। ठीक है, तुजी के बाबरी आपको याद होगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, तुजी के जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर। ठीक है, इनका जो है बरी कर दिया गया लाहौर में, और लाहौर में इनका क्या है? मकबरा है। ठीक है, तो मकबरा याद रखिएगा, मकबरा से एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं बता ही रहा हूँ कौन कौन सा याद रखना है आपको ज़्यादा। ठीक है, फिर आते हैं शाहजहाँ। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि शाहजहाँ और महावत खान जो है इनके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। इनके मदर का नाम क्या था? तो जोधाबाई और जगत गोसाई इनके मदर का नाम था, जो कि डॉटर थी राजा जगत सिंह के। तो ऐसा भी पूछा जा सकता शाहजहाँ के मदर का नाम क्या था, जोधाबाई या फिर जगत गोसाई। ये डिकन एंड फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, मतलब विदेशी पॉलिसी को अपनाते हैं ये रिवोल्ट किए बुंदेलखंड में, फिर डेक्कन में। ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं फिर से जुगजर सिंह बुंदेला जो रहते हैं ओरछा, उनके खिलाफ ये रिवोल्ट करते हैं। फिर से गवर्नर ऑफ डेक्कन जो रहते हैं खाने जहाँ लोधी, उनके खिलाफ भी ये रिवोल्ट करते हैं। इनकी जो है बिलव्ड वाइफ थी, मतलब शाहजहाँ की, आप लोग जानते भी होंगे, मुमताज़ महल, जिनको कि अर्जुमंद बानो भी बोला जाता है। ठीक है, जो कि मर जाती है 1631 में, तो उनके याद में ये ताजमहल को बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि किसके शासनकाल में ताजमहल को किसने बनवाया? तो शाहजहाँ ने बनवाया। किसके याद में बनवाया? तो मुमताज़ महल के याद में बनवाया। मुमताज़ महल 1631 में मर जाती है।
देखिए ताजमहल को बनाने में 21 साल लग जाते हैं। 1632 में निर्माण स्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, 1653 में बन के तैयार होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफेंड किए पोर्टुगीज़ को 1631-32 में। फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर जो है और तावरनियर, बर्नियर को साइंस में हम लोग बर्नियर स्केल भी बना है इन्हीं के नाम पर। बर्नियर और तावरनियर भी जो है फ्रेंच ट्रेवलर जो कि थे वो भी इनके शासनकाल में आए थे। इटालियन ट्रेवलर जो है निकोली मुनेसी, वो भी शाहजहाँ के शासनकाल में ही आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बर्नियर और तावरनियर और निकोली मुनेसी जो कि इटालियन ट्रेवल थे, किसके शासनकाल में आए थे? शाहजहाँ के। और एक ये इंपॉर्टेंट है, मुमताज़ महल वाला ताजमहल जो बनवाए थे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं फेमाइन हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ पर कि एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फेमाइन हो गया, ठीक है। तो पीटर मुंडी एक थे जो कि जिन्होंने डिस्क्राइब किया कि शाहजहाँ के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा फेमाइन था, मतलब फूड जो है लोगों के लिए नहीं मिल रहे थे, खाना पीना लोगों के लिए नहीं मिल रहे थे, ठीक है। और मुग़ल पीरियड जो है हाईएस्ट पीक पर था इनके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। क्यों? आप लोग देख सकते हैं कि ताजमहल इन्होंने बनवाया, जामा मस्जिद इन्हीं के शासनकाल में था, रेड फोर्ट इन्हीं के शासनकाल में था। रेड फोर्ट दिल्ली में है, जानते हैं। जामा मस्जिद, ताजमहल किन्होंने बनवाया? शाहजहाँ ने, हाँ, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इनके बेटे जो थे औरंगजेब, ये इनको क्या कर देते हैं? प्रिजन में डाल देते हैं, ठीक है, आगरा फोर्ट में, जहाँ कि वो वहीं पर मतलब प्रिजन में ही रहते रहते उनका मौत हो जाता है 1666 ईस्वी में, ठीक है। जिनको कि बरी किया जाता है कहाँ पर? आगरा में, और आगरा में इनका टॉम्ब है, तो ये याद रखिएगा। मकबरा कहाँ पर है? शाहजहाँ का आगरा में, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल आया, ठीक है। तो हम देखते हैं औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक ये शासन किए। इनको महउद्दीन और आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को। इन्होंने अपने भाई, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, दारा सुखो जो थे, दारा सुखो ये भी बहुत अच्छे लीडर थे, ठीक है, जो कि बेटे थे, जो कि बहुत प्रिय बेटे थे शाहजहाँ के, उसको इन्होंने हराया और फिर राजगद्दी अपने नाम कर लिया, ठीक है। देखते हैं कि गुरु तेग बहादुर जो कि 9th गुरु ऑफ सिक्स थे, ठीक है। 9th गुरु ऑफ सिख कौन थे? गुरु तेग बहादुर। इन्होंने इनको कैप्चर कर लिया 1675 में, और इनको बोला कि आप जो है इस्लाम धर्म को अपना ले, और जब ये इस्लाम धर्म को नहीं अपनाए तो इन्होंने इसको मार दिया, ठीक है, औरंगजेब ने। अब आगे हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जो है सन एंड लास्ट 10th गुरु जिनको बोला जाता है, मतलब गुरु तेग बहादुर के बाद जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने अपने फॉलोअर को कम्युनिटी ऑफ वॉरियर्स में कन्वर्ट कर लिया, मतलब लड़ाकू के, जिनको कि बोला जाता है खालसा, ठीक है, कि मुस्लिम के खिलाफ जो लड़ाई करते थे। तो क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर का जो है जब डेथ कर दिया गया बाई औरंगजेब, तो गुरु गोविंद सिंह जो कि नेक्स्ट गुरु थे और लास्ट गुरु भी बोला जाता है, ठीक है, ऑफ सिख, उन्होंने एक कम्युनिटी को जो है इस्टेब्लिश किया, जिसका कि ना ऑर्गेनाइज किया, जिसको कि खालसा बोला जाता है, जो कि मुस्लिम के खिलाफ जो है फाइट कर रहा था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को भी जो है किल कर दिया जाता है 1708 में, जब अफगान के द्वारा, ठीक है, एट नंदेर इन देकान, देकान में एक नंदेर नाम का जगह है वहाँ पर, तो अफगान के द्वारा जो है इनको भी मार दिया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है। बंदा बैरागी, ठीक है, डिसिपल ऑफ गोविंद सिंह, ये जो है आगे फाइट जारी रखते हैं मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे उसके जो डिसिपल थे, मतलब शिष्य थे बंदा बैरागी, वो जो है आगे जारी रखते हैं अपना लड़ाई, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बीजापुर, गोलकोंडा को इन्होंने जीता। फिर जो है कंस्पायर्ड किया जय सिंह ऑफ अम्बेर इन 1600 टू एलिमिनेट शिवाजी। शिवाजी का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये फायर्स मतलब रहता है, बहुत ज़्यादा आक्रमण होता है शिवाजी के द्वारा, मतलब शिवाजी से ये तंग आ चुके होते हैं, ये चाहते हैं किसी तरह से शिवाजी को सामना जो है कम करना पड़े। तो हम देखते हैं कि ये संभाजी जो था, शिवाजी का जो बेटा था, उसको जो है औरंगजेब मरवा देता है 1689 में। मतलब ये चाहते हैं कि शिवाजी से इनका मतलब कम ही आक्रमण हो, मतलब शिवाजी जो है छोटा मोटा विद्रोह करते ही रहते थे औरंगजेब के खिलाफ, तो ये शिवाजी से तंग आ चुके थे।
तो संभाजी जो सन ऑफ शिवाजी थे वो जो है एग्जीक्यूट किया जाता है, औरंगजेब के द्वारा मार दिया जाता है। ठीक है, 1689 ईस्वी में। इसको जिंदा पीर भी बोला जाता है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, तो औरंगजेब को। जिंदा पीर का मतलब लिविंग सेंट होता है। ठीक है, ये 1707 में मारा जाता है। यही जो है आप बोल सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर का लास्ट रूलर ऑफिशियली, मतलब लास्ट रूलर तो नहीं बोल सकते क्योंकि लास्ट मुग़ल रूलर बहादुर शाह टू था। ठीक है, चलिए। ठीक है, इनको बरीड किया जाता है खुलदाबाद में, जिसको कि दौलताबाद भी बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा कहाँ पर बरीड किया गया है मकबरा, कहाँ है, दौलताबाद। ठीक है, जजिया वाज री इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दियर रूल, मतलब जजिया का जो टैक्स था फिर से लागू कर दिया गया इनके रूल में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। औरंगजेब के बाद कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद रहना चाहिए। लास्ट मुग़ल रूलर पूछता है कौन थे, तो बहादुर शाह टू, जिनको कि बहादुर शाह जफ़र भी बोला जाता है। ठीक है, नादिर शाह जो है कब रेड किया इंडिया में, ठीक है, तो 1738 से 39 के दौरान में नादिर शाह ने रेड किया इंडिया में, और ये मोहम्मद शाह को हरा दिया। ठीक है, और तख्ते तो जिसको कि पीकॉक थ्रोन भी बोलता है, और कोहिनूर डायमंड को भी ले जाने वाला कौन था, नादिर शाह। तो ये नाम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कि नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड को जो है ले लिया था, मतलब अपने हाथ अपने पास रख लिया था आफ्टर ही रेडेड इंडिया, मतलब लूट लिया था। आगे हम देखते हैं अहमद शाह अब्दाली जो कि जनरल था नादिर शाह का, वो जो है दिल्ली पर मार्च किया, और मुग़ल जो है सीडेड पंजाब एंड मुल्तान, मुग़ल जो है खो दिए पंजाब और मुल्तान को, पीछे हट गए पंजाब और मुल्तान से। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली कौन था, नादिर शाह का ही जनरल था, जिसके बारे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मराठा स्टेट में। इससे पहले दारा सुको जो था एक राइटर भी था, सीरे अकबर करके एक बुक है जिसको कि किसने लिखा था, दारा सुको ने, जिसमें कि बताया गया है उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो इसको किसने लिखा था, दारा सुको ने। दारा सुको वही है जो जिसको कि औरंगजेब जो है मार देता है, मतलब जीत जाता है दारा सुको के खिलाफ। दारा सुको रिपोर्ट करता है, दारा सुको के खिलाफ जो है डिफीट करता है एक युद्ध में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं मराठा स्टेट और मराठा कन्फेडरेसी। कन्फेडरेसी क्या होता है दोस्तों, अलायंस। जैसे बीजेपी और एलजेपी मिल गई तो वो दोनों क्या हो गया, अलायंस हो गया। अब बोलेंगे बीजेपी स्टेट क्या होगा, मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ, तो बीजेपी स्टेट क्या हो, सिर्फ उसमें बीजेपी है। ठीक है, और जब कन्फेडरेसी का हम लोग बात करते हैं तो अलायंस हो जाना। तो हम लोग देखते हैं मराठा स्टेट कब से कब तक था, 1674 से 1720, और कन्फेडरेसी कब हुआ, 1720 से 1818 तक। तो मराठा स्टेट के बारे में हम लोग जानते हैं आगे। शिवाजी जो है इसके फाउंडेशन थे, फाउंड किए थे। ठीक है, शिवाजी के बारे में हम लोग जानते हैं 1674 से 80 तक। शिवाजी एक बहुत ट्रू बॉर्न लीडर थे और बहुत अच्छे लीडर थे। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं शिवनेरी फोर्ट में शिवाजी का जन्म होता है। ठीक है, 1627 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो 1627 में शिवनेरी फोर्ट पर। इनका इनके जन्म के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं। ठीक है, कोई कोई बुक दूसरा भी जगह लिखते हैं, लेकिन जनरली यही लिया गया है शिवनेरी फोर्ट में 1627 में। अब आगे हम देखते हैं इनके फादर कौन थे, शाहजी भोसले, मदर कौन थी, जीजाबाई। ठीक है, इनके रिलीजियस टीचर सोमार्थ रामदास थे। जागीर ऑफ पूना को ये जो है अपना लेते हैं इनहेरिटेंस से, क्योंकि इनके फादर का था, तो फादर से इनको ये जागीर ऑफ पूना भी मिल जाता है, मतलब पूना के जागीर ये बन जाते हैं। इनके फादर पूना के जागीर थे तो ये भी इनहेरिट कर लिए, इनहेरिटेंस पूना का जागीर बन गया। 1647 में ये क्या हो जाते हैं, फुल चार्ज ले लेते हैं जागीर का। आफ्टर जो है इसके गार्जियन जो थे दादाजी कोंडा देव जो है मर जाते हैं, उसके बाद जो है ये फुल चार्ज जागीर का ले लेते हैं पूना का, मतलब पूना के जागीर के रूप में पूर्णतः रूप से आ जाते हैं 1647 में। अब हम देखते हैं कि 1659 में इनके साथ एक घटना होता है। अफजल खान को जो है ये मार देते हैं शिवाजी। क्यों, क्योंकि ये जो है आदिल शाह उस समय जो रूलर थे बीजापुर के एक बहुत फेमस रूलर थे आदिल शाह। फेमस क्या, वहाँ के किंग थे आदिल शाह, जो कि डिप्यूट करते हैं शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को। तो जब मारने के लिए बोलते हैं, डिप्यूट करते हैं, तो 1659 में जब ये मारने जाते हैं तो शिवाजी ही इनको अफजल खान को मार देते हैं इन रिटर्न। ठीक है,
उस समय शाइस्ता खान एक थे जो कि गवर्नर थे डेकान के, बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नर थे डेकान के, जो कि डिफीट किया गया था औरंगजेब के द्वारा। मैंने ऑलरेडी बता चुका है, औरंगजेब के शासनकाल में शिवाजी ने बहुत बार इधर उधर आक्रमण किया था। ठीक है, तो शाइस्ता खान को इन्होंने डिफीट कर दिया था, गवर्नर ऑफ डेक्कन। ठीक है, तुम जाओ और शिवाजी से निपटो। ठीक है, तो 1663 में क्या होता है, बोल्ड अटैक करते हैं ये शाइस्ता खान पे, शाइस्ता खान पे अटैक करते हैं। ठीक है, 1664 में क्या करते हैं, प्लंडर सूरत एंड लेटर अहमदानगर, मतलब सूरत को ये अपने कब्जे में कर लेते हैं और बाद में अहमदानगर को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो 1663 में क्या हुआ था, शाइस्ता खान में को इन्होंने अटैक कर दिया शिवाजी ने, जो कि डिफीट किया गया था औरंगजेब के द्वारा। अब देखते हैं कि राजा जय सिंह जो है अपॉइंट किया जाता है शाइस्ता खान के बाद, मतलब अम्बेर का जो था वो अपॉइंट किया जाता है औरंगजेब के द्वारा, राजा जय सिंह को अपॉइंट किया जाता है आफ्टर शाइस्ता खान। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था 1665 में एक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुरंदर का शांति वार्ता जो भी बोल सकते हैं, ट्रीटी समझौता, पुरंदर का समझौता कब हुआ था, 1665 में। तो इसमें जो है शिवाजी सीडेड सम फोर्ट्स ऑफ मुगल एंड पेड ए विजिट टू मुगल कोर्ट एट आगरा। इनको बोला जाता है कि आप मुगल कोर्ट ऑफ आगरा में आइए, एक विजिट कीजिए और कुछ जो है फोर्ट को मुगल को दे दीजिए। तो ये शिवाजी जो है यहाँ पर ये कुछ अपना फोर्ट जो है मुगल को दे देते हैं और ये एक विजिट करते हैं मुगल कोर्ट ऑफ आगरा में। ठीक है, जो कि जहांगीर का कोर्ट था। अब आगे हम लोग देखते हैं 1674 में क्या होता है, कोरोनेटेड एट कैपिटल रायगढ़ एंड टाइटल हिंदत्व धर्मोधरक, हैंद धर्मोधरक, मतलब ये अपने आप को एक टाइटल लेते हैं हैंद धर्मोधरक, हैंदवा धर्मोधरक टाइटल कब लेते हैं, 1674 में। कर्नाटका को ये कनकेस्ट करते हैं 1677 से 80 के बीच में। ठीक है, कथी जिसको कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोला जाता है, जो कि भाई मलिक अंबार था, ये भी लाया जाता है। इनके दौरान जो है टैक्स बहुत ज़्यादा था, जैसे देखिए चौथ नाम का एक टैक्स है जो कि 25% ऑफ लैंड रिवेन्यू था। ठीक है, जो कि मराठा रेट के सब्जेक्ट में नहीं है, उस पर आपको 25% ऑफ लैंड रिवेन्यू देना पड़ेगा, जिसको कि चौथ बोलते हैं। फिर से और भी टैक्स जो कि स्वदेश मुखी लैंड रेवेन्यू, ठीक है, जो कि 10% ऑन दो लैंड ऑफ महाराष्ट्र ओवर विच महाराष्ट्र केम हेरिडेटरी राइट, मतलब जो जहाँ पर कि महाराष्ट्र बोलेगा कि हाँ मेरा यहाँ पर हेरिडेटरी राइट है, वहाँ पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा और 33% टैक्स देना पड़ेगा ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस एंड 40% आफ्टर रिफॉर्म्स, जिसको कि लैंड रेवेन्यू, मतलब ग्रॉस जितना आपका हुआ उस पर 33% आप टैक्स दे दो इनिशियली और 40% दे दो रिफॉर्म के बाद। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चौथ, सरदेश मुखी और लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा थे मराठा एम्पायर के शासनकाल में, इसके कारण लोग थोड़े नाराज़ भी थे। अब आगे हम लोग देखते हैं संभाजी के बारे में। ठीक है, इन्होंने डिफीट किया राजा राम को। राजा राम कौन था, यंगर सन ऑफ शिवाजी का था। इन द वार ऑफ सक्सेशन होता था ये ड्यूरिंग द मराठा एम्पायर, मराठा स्टेट, जिसमें कि संभाजी जीत जाता है राजा राम को हराकर। राजा राम कौन था, यंगर सन ऑफ शिवाजी था। इन्होंने सपोर्ट किया अकबर टू का, एक मुगल रूलर था उस समय। अकबर का बात नहीं चल रहा है क्योंकि अकबर तो बहुत पीछे थे, तो अकबर टू को जो है ये सपोर्ट करते थे। ये कैप्चर कर लिए गए सरगेश्वर बाई ए मुगल रूलर एंड एग्जीक्यूटेड, इनको मार दिया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं राजा राम के बारे में। राजा राम जो है सक्सीड थ्रोन करते विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर ऑफ राजगढ़, राजगढ़ के मिनिस्टर के हेल्प से ये जो है थ्रोन को अचीव कर लेते हैं, राजगद्दी पा लेते हैं। अब आगे देखते हैं, ये जो है राजगढ़ से फिर जिन्ही में भागते हैं। क्यों, क्योंकि मुगल जो है संभाजी की मदर को और सन जो है साहू रहता है उनको कैप्चर कर लेते हैं। तो इसी कारण ये जो है राजगढ़ से जिन्नी में भाग जाते हैं। ये 17 में इनका मतलब मर्डर नहीं, ये मर जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रतिनिधि इंट्रोड्यूस्ड एंड गेव 9 मिनिस्टर्स, 9 मिनिस्टर को ये देते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम। ठीक है, जिसको कि अष्टप्रधान भी बोलते हैं, अष्टप्रधान और प्रतिनिधि
दोनों सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था किसके शासनकाल में, राजा राम के शासनकाल में, जो कि 9 मिनिस्टर का एक समूह था, मतलब 9 मिनिस्टर बनाया गया। अब देखते हैं आगे ताराबाई। ताराबाई जो है शिवाजी टू जो है सक्सीडेड किया राजा राम अंडर गार्जियनशिप ऑफ हिज मदर ताराबाई। ठीक है, कंटिन्यू स्ट्रगल विथ मुगल। ये जो ताराबाई भी जो है मुगल से स्ट्रगल इनका जारी रहा। फिर देखते हैं साहू आया। ये सब उतने इम्पोर्टेंट रूलर नहीं है। ठीक है, ये रिलीज़ किया गया मुगल रूलर बहादुर शाह के द्वारा। बैटल ऑफ खेत जो है इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो ये याद रखिए बैटल ऑफ खेत कब हुआ, 1700। ये याद रखना भी आसान है। 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1700 में बैटल ऑफ खेत। 100 याद रखिए और 16 17। तो साहू जो है डिफीट किया ताराबाई को, ऑक्युपाइड कर लिया सतारा। सतारा में किसका डेथ हो जाता है, तो राजा राम का। ये भी याद रखिएगा। देखिए डाई इन सतारा राजा राम। चलिए अब आगे देखते हैं। सॉ राइज ऑफ पेशवा एंड ट्रांसफॉर्म मराठा किंगडम इनटू एम्पायर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कन्फेडरेसी। इसके बाद ही जो है किंगडम प्रिंसिपल ऑफ कन्फेडरेसी आ जाता है, अलायंस आ जाता है। यहाँ पर मराठा स्टेट से मराठा कन्फेडरेसी में चेंज हो जाता है, मतलब पेशवा का उद्गम यहाँ पर हो जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे पेशवा क्या होता है, फिर से कैसे मराठा किंगडम जो है कन्फेडरेसी में चेंज हो गया, ये सब के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में। बालाजी विश्वनाथ को ही फर्स्ट पेशवा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पेशवा कौन बना था, बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने अपना टाइटल क्या लिया था, सेना कर्टे। ठीक है, बाय साहू। साहू ने इनको ये टाइटल दिया था सेना कर्टे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेशवा कौन है, बालाजी विश्वनाथ। बिकम पेशवा इन 1713। और इसी तरह से हेरिडिटी जो है आगे आने वाले इसके रूलर जो है फॉलो होता गया कि दूसरा पेशवा, तीसरा पेशवा, चौथा पेशवा, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ऑलमोस्ट ऑल मराठा सरदार को इन्होंने जीत लिया था। ये सईद ब्रदर्स के द्वारा, जिसको कि किंग मेकर भी बोला जाता है, उस समय किंग को बनाने में ज़्यादातर ये इनका योगदान रहता था, सईद ब्रदर्स। उसके साथ एग्रीमेंट किया बाय विच मुगल एम्पायर फुरुख सैयद रिकॉग्नाइज साहू एज किंग ऑफ स्वराज। साहू को जो है किंग ऑफ स्वराज प्रदान। अब हम लोग देखेंगे किंग ऑफ स्वराज का उपाधि दे देता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मराठा स्टेट हो गया, मराठा कन्फेडरेसी आता है, मतलब मराठा में ही बहुत सारे राज का अलायंस हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मराठा कन्फेडरेंसी। पहले मराठा एक था, अब मराठा कन्फेडरेंसी हो गया। तो अब हम देखते हैं बाजीराव वन के बारे में। ये जो है बालाजी विश्वनाथ जो थे, जो कि पहले पेशवा थे, उसके जो है इल्डेस्ट सन था। ठीक है, इसको 20 साल की एज में पेशवा बना दिया गया। जो गुरिल्ला टेक्निक्स जो थे, वो शिवाजी सबसे पहले गुरिल्ला टेक्निक को इंट्रोड्यूस किए थे। गुरिल्ला टेक्निक जो है वो बहुत अच्छे से जानते थे शिवाजी। ठीक है, उसके बाद जो है गुरिल्ला टेक्निक को मतलब जानते थे कौन थे, बाजीराव प्रथम। 1722 में इन्होंने जंजीरा के सिद्दी को हराया। 1737 में जो है बैरियन और सेलेस्ते फ्रॉम पोर्टुगीज, मतलब पुर्तगालियों से बैरिन और सेलेस्ते को जीत लिया। ठीक है, इन्होंने डिफीट किया निजामुल मुल्क भोपाल के नज़दीक में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, बाजीराव प्रथम के कार्यकाल में। ये मालवा और बुंदेलखंड को बाद में जीत लिए थे, जिसको कि क्या बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय। तो ये दोराहा सराय का ट्रीटी जो है समझौता बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि मालवा और बुंदेलखंड को बाद में जीत लिया था इन्होंने। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं, ये मुगल के बारे में बोलते थे कि लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विदरिंग ट्री एंड द ब्रांचेज विल फॉल ऑफ देमसेल्फ। ओके, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बालाजी बाजीराव आए। इनको नाना साहब भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है 20 साल की एज में फिर ये भी मतलब सक्सीड किए थ्रोन को, मतलब राजगद्दी प्राप्त हुआ इनको भी 20 साल की एज में। आफ्टर साहूज डेथ ऑल इन हिज ओन हैंड। साहू जब मर जाते हैं 1749 में, तो सब चीज़ जो है इन्हीं के हाथ में रहता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ 1761 में। देखिए, इन्होंने 1740 में राजगद्दी लिया था, 1761 में इनका डेथ हो जाता, मतलब राजगद्दी सौंप दिया। अब देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बैटल कब हुआ था, 1526। दूसरा बैटल 1556। तीसरा बैटल 1761। तो ये याद रखिएगा।
ठीक है, ये किसके किसके बीच में होता है, ये आगे पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। डिफीट ऑफ मराठास बाय अहमद शाह अब्दाली एंड डेथ ऑफ विश्वास राव एंड सदाशिव राव भाव, दिस शॉक्ड नाना साहब एंड आफ्टर 6 months ही ऑल्सो डाइड। ये देखिए क्या होता है, विश्वास राव जो है जो कि बेटे रहते हैं नाना साहब के, बाजीराव के बेटे रहते हैं विश्वास राव, सदाशिव राव भाव एक रहते हैं, ये इनके सेनापति जो रहते हैं, मंत्री में रहते हैं। ठीक है, तो उनके और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, तो उसमें मराठा जो है मराठा जो है हार जाते हैं। ठीक है, और उसी में जो है विश्वास राव का जो है डेथ हो जाता है। तो इनके डेथ को ये सह नहीं पाते हैं, और ये बिलव्ड सन थे नाना साहब के, मतलब बहुत प्रिय सन थे। तो इसी के कारण देखते हैं कि 6 महीने के बाद ये भी जो है पुत्र मतलब मर गया, इसके कारण जो है इनका भी हालत ख़राब हो जाता है और फिर ये भी मर जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सक्सेसर आया जो नाना साहब का, माधव राव, नारायण राव, सवाई माधव राव, बाजीराव टू। अब हम देखते हैं कि एंग्लो मराठा वार भी होता है, उसमें क्या होता है। तो पहला एंग्लो मराठा वार जो है 1775 से 82 तक चला, जिसमें कि ब्रिटिश जो है हार जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश के उस समय शासनकाल में कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ का गवर्नर था। ठीक है, ब्रिटिश की तरफ से कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो ये हार जाता है। ठीक है, और वो जो है साइन करता है ह्यूमिलिएटिंग कन्वेंशन ऑफ वाडरुआ, मतलब वाडगांव का कन्वेंशन जो है साइन होता है 1779 में। चलिए देखते हैं, ट्रीटी ऑफ साल बाय रिनाउंसिंग कॉज ऑफ राजबुआ भी साइन होता है इसी का। सेकेंड जो है एंग्लो मराठा वार कब होता है, 1803 से 1806 के बीच में। यहाँ पर जो है पेशवा जो भी थे, पेशवा मैंने बता चुका है, पहला पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, पेशवा यहाँ पर जो है मतलब मराठा साम्राज्य जो है यहाँ पर हार जाता है बाय ब्रिटिश। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पेशवा जो है साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ बेसिन को। ठीक है, अलायंस ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, पहला एंग्लो मराठा वार जो होता है उसमें कौन, ब्रिटिश हारता है, दूसरा में मराठा हारता है, और तीसरा में भी हम लोग देखेंगे कि मराठा ही आ रहा है। ठीक है, तो तीसरा जो है 1817 से 1818 तक हुआ, जिसमें कि लॉर्ड हास्टिंग जो है ब्रिटिश के तरफ से था, जो कि पैरामाउंटेंसी दिखाया इंडिया में, मतलब सुप्रीमेसी दिखाया कि हाँ जो हूँ मैं ही हूँ। ठीक है, ही मूव्ड अगेंस्ट पिंडारीज ट्रांसजेंडर्स ट्रांसग्रेस्ड। ठीक है, सोवरेनिटी ऑफ मराठा चीफ्स एंड वॉर बिगेन, मराठा वेर डिसीजिवली डिफीटेड, मतलब डिसीजिव हार होता है, मतलब एक डिसीजन लिया गया कि हाँ कौन हारेगा कौन नहीं, तो वहाँ पर मराठा ने हार एक्सेप्ट किया। ठीक है, मतलब डिसीजिवली डिफीट कर दिया गया, मतलब हो गया मराठा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देते हैं। तो फर्स्ट वाले में कौन हारा, ब्रिटिश, सेकंड वाले में मराठा, थर्ड वाले में मराठा का डिसीजिव हार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वास्को डी गामा ने इंडिया का कब खोज किया, तो 1498 में किस रूट से आया था इंडिया, तो केप रूट से। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का लेक्चर ख़त्म होता है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ऑलरेडी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। यहाँ पर मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री भी मैंने ख़त्म कर दिया है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी हम लोग लाएंगे। तो इन सब लेक्चर के PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो टेलीग्राम का मैं लिंक दूंगा, उसमें मिल जाएगा। और हाँ, स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट करें, या फिर कुछ आपके और सजेशन हो, जैसे और कोई वीडियो मुझे लाना चाहिए, वो सब भी आप लोग ज़रूर दें, और ज़रूर से ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कंप्लीट रिवीजन है मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, और इससे बाहर आई डोंट थिंक कि आएगा, 1-2 क्वेश्चन का मैं बोल नहीं सकता। चलिए ठीक है, थैंक यू, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ share to your friends also. Okay, thank you.